नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 20 अगस्त के एडिटोरियल सेशन की और स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ। इम्पॉसिबल इज जस्ट एन ओपिनियन। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, हर चीज संभव है। इम्पॉसिबल केवल एक व्यक्ति के मनगढ़ंत एक ओपिनियन है, एक राय है। तो ये अलग अलग व्यक्तियों पर डिपेंड करता है। कोई किसी काम को असंभव मानकर बैठ जाता है और कोई असंभव काम को संभव बनाने में जुट जाता है। आइए स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं, आशीष क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री फीचर्स भी उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स के वीडियोस पर डे अपलोड हो रहे हैं, साथ ही उसके सामने पीडीएफ आपको मिल जाता है। तो बहुत ही एक एक्साइटिंग फीचर है आपके लिए। यहाँ पर पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं बहुत सारे। नेक्स्ट वेडनेसडे को द हिंदू एडिटोरियल का बैच हम स्टार्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का एक बैच उपलब्ध है। आपको ग्रामर का भी एक कोर्स उपलब्ध करवाया गया है। आपको एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर भी उपलब्ध कराए गए हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर, एक बार आप जरूर से विजिट करें। वोकैबुलरी की ई बुक भी उपलब्ध है और ई बुक उपलब्ध है डिफेंस वाले बच्चों के लिए जो एयरफोर्स या नेवी की तैयारी करते हैं। उनके लिए एक पेपर सेट, मॉडल पेपर सेट भी मिलेंगे, कुछ उसमें वोकैबुलरी का सेक्शन भी मिलेगा। तो एक ई बुक उन लोगों के लिए भी उपलब्ध है। न्यूज़ हेडलाइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले, इंडिया टू ऑफर कोविड-19 वैक्सीन टू बांग्लादेश ऑन प्रायोरिटी बेसिस। अब मैंने कल भी बताया था शायद आपको कि जब भी आप हेडलाइन में 2+V0 देखते हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपको कोई काम पेंडिंग है, वो काम होने वाला है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को 2+V0 से डिनोट करते हैं। तो भारत यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन यहाँ पे ऑफर करेगा बांग्लादेश को। प्रायोरिटी बेसिस का मतलब प्राथमिकता के आधार पर, ठीक है। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, बेसिस मतलब आधार। तो प्राथमिकता के आधार पर बांग्लादेश को कोविड-19 वैक्सीन भारत ऑफर करेगा। इसके बाद में है सुशांत सिंह राजपूत डेथ। सुशांत सिंह राजपूत डेथ का ये मामला है। आवर स्टैंड इज विंडिकेटेड से नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा जो स्टैंड है, हमारा जो इस बात को लेकर, इस डेथ प्रकरण को लेकर जो भी हमारा स्टैंड है वो विंडिकेटेड है, मीन्स बिल्कुल सही है। अगर किसी चीज़, किसी व्यक्ति का आइडिया, किसी के विचार, किसी का मतलब कोई भी रुख है, अगर वो विंडिकेटेड है, इसका मतलब ये है कि वो सही है, ठीक है। वैसे विंडिकेट का मतलब सत्यापित करना भी हो सकता है, विंडिकेट का मतलब दोष मुक्त करना भी हो सकता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब सही है। स्विगी स्टर हिट सिटी रेस्टोरेंट्स। स्विगी आप जानते ही हैं, स्विगी, जोमेटो, उबर ईट्स, ये सब आप समझते ही हैं। स्विगी स्टर, स्टर का मतलब यहाँ पे है हड़ताल से, स्ट्राइक से। अब स्विगी के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और इस कारण से सिटी के जो रेस्टोरेंट सब प्रभावित हो रहे हैं। शहर के रेस्टोरेंट प्रभावित हैं स्विगी कर्मियों की हड़ताल के कारण। स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। और हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि आप अंत तक सेशन को देखें, 5-4 मिनट देखकर स्किप करके ना चले जाएं। पूरा सेशन देखा करें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको नोट करते चलें। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, नोट्स के लिए मैंने सब कुछ वैसे तो दे ही रखा है। यहाँ पे आपको वर्ड लिखा मिलता है, आप उसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं ग्रामर की बताता हूँ, वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो यही नोट्स बनाने का तरीका है। बस रेगुलर इंटरवल पर रिवीजन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बनाएंगे, अगर आप लिखेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो फिर इन चीज़ों का कोई सेंस नहीं निकलता है। तो आपको रिवीजन भी साथ साथ में करते चलना है। तो सेशन को ज़रूर से आप दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक करके जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता को बोलते हैं। नीड का मतलब क्या होता है? नीड से मतलब है आवश्यकता। तो किसकी आवश्यकता है? ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता, पारदर्शिता की आवश्यकता। कहना चाहता है कि देयर इज समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस। देयर इज समथिंग, समथिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि देयर से स्टार्ट होने पर हम इन्वर्जन फॉलो करते हैं। इन्वर्जन से मेरा मतलब ये है कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ, शायद उनको ना पता हो। इन्वर्जन लगता है देयर से सेंटेंस का स्टार्ट होने पर। इसका मतलब होता है कि कोई भी जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के बाद में आएगा, मीन्स उस सब्जेक्ट को देखकर ही वर्ब पहले आ जाएगी। तो देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ है। अबाउट मतलब के बारे में। द नेचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। डरने की जरूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट में पीएम केयर्स पढ़ सकते हैं। ये पीएम केयर्स की फुल फॉर्म आपको दे रखी है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर से लेकर और सिचुएशंस तक, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि भी कुछ ना कुछ है। किस बारे में? पीएम केयर्स के नेचर के बारे में, इतना सा पढ़ सकते हैं। पीएम केयर्स के नेचर के बारे में कुछ ना कुछ है। दैट हैज लेड टू, लीड के साथ में टू लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लीड टू को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक और चीज से, मैं काफी बार बता चुका हूं आपको, रिजल्ट इन से। ये याद रखिए, लीड टू को आप रिप्लेस कर सकते हैं रिजल्ट इन से। इन दोनों का मतलब होता है परिणित होना, किसी चीज का परिणाम इस रूप में निकलना। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हैज दे रखा है और एच के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर एच होता है, चाहे वो हैज हो या हैव हो या हैड हो, थर्ड फॉर्म लगेगी तो लेड दे रखा है।
तो यहां ये कहना चाहता है कि पीएम केयर्स फंड जो है उसके नेचर के बारे में कुछ ना कुछ तो है, जिसने, अब ये दैट किसके लिए आ रहा है, उस नेचर के बारे में आ रहा है जिसने इसे परिणित कर दिया, मतलब डिमांड्स को परिणित कर दिया है, मतलब डिमांड्स यहां पे खड़ी हो गई हैं, मांगे यहां पे आने लग गई है, किसकी, फॉर इट्स स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब क्या है, आप नीचे देख सकते हैं। स्क्रूटिनी का मतलब इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, ऑडिट है, प्रोब है, जांच पड़ताल, जिसके कारण इसकी जांच पड़ताल की मांग उठने लग गई है। भाई बात वही है कि भाई धुआं है, इसका मतलब आग लगी है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे कहना चाहता है लेखक कि कुछ ना कुछ यहाँ पे पीएम केयर्स फंड के बारे में है, जिसके कारण यहाँ पे इसके जांच पड़ताल की इन्वेस्टिगेशन की मांग उठने लग गई है। आगे कह रहा है वाइल द सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगता है, ध्यान रखिएगा। तो वाइल द सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड, तो कह रहा है जहां सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, ठुकरा दिया है, रिट पिटीशन एक याचिका दायर की गई थी, ठीक है, रिट पिटीशन याचिका को बोलते हैं, एक याचिका दायर की गई थी, उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। और वो याचिका क्या कह रही थी, वो यहाँ पे डिमांड कर रही थी, ध्यान रखिए, कॉल के साथ में फॉर लग रखा है, कॉल फॉर बराबर एक और आप चीज लिख सकते हैं, आस्क फॉर। कॉल फॉर को बराबर कर सकते हैं आस्क फॉर के, और दोनों को एक और चीज के बराबर रख सकते हैं, वो चीज है डिमांड। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है, मांग करना। तो ये कह रहा है कि उस रिट पिटीशन को यहां रिजेक्ट कर दिया है, जो रिट पिटीशन यहां पे डिमांड कर रही है, किसकी, फंड्स डाइवर्जन की। भाई इस फंड को, जो ये पीएम केयर्स फंड है, इसमें जो पैसा है उसको डाइवर्ट कर दीजिए। कहां से, फ्रॉम दिस फंड, इस फंड से कहां कर दो, एनडीआरएफ की फुल फॉर्म समझ लीजिए, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। ये जो फुल फॉर्म्स न्यूज़पेपर में आती हैं, ये आपके करंट अफेयर्स में पूछ ली जाती हैं, याद रखिएगा इस चीज को। तो एनडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। एंड ऑल्सो डिनाइड, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और मना कर दी है, इनकार कर दिया है, दैट पिटिशनर्स डिमांड। अब देखो, जब कोई प्लूरल नाउन दे रखी होती है, पिटिशनर्स यहां पे प्लूरल है, और प्लूरल भी मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके लास्ट में एस और ईएस होता है, उसके साथ में अगर अपोस्ट्रोफे पुट करना हो तो फिर अपोस्ट्रोफे कहां लगाएंगे, एस के बाद में लगाएंगे। अगर आपने एस से पहले लगा दिया होता तो फिर ये एक किसी पिटिशनर की बात होती, लेकिन यहां पिटिशनर्स की बात है, प्लूरल की बात है। पिटिशनर का मतलब याचिकाकर्ता को बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, एंड ऑल्सो डिनाइड, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां इनकार कर दिया है, याचिकाकर्ताओं की डिमांड को भी यहां पे इनकार कर दिया है। क्या इनकी डिमांड थी, दैट द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बी ऑडिटेड। इनकी डिमांड ये थी कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, ये पीएम केयर्स फंड की बात कर रहा है कि जो सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, बी ऑडिटेड, इसकी क्या की जाए, ऑडिट की जाए। ऑडिट का मतलब जांच पड़ताल की जाए, बाय द कैग, किसके द्वारा, कैग के द्वारा। क्वेश्चंस रिमेन, तो यहां आगे कह रहा है कि प्रश्न अभी शेष हैं, प्रश्न बने हुए हैं, किस बारे में, अबाउट इट्स नीड, कि क्या इसकी आवश्यकता है। प्रश्न है कि क्या पीएम केयर्स फंड की आवश्यकता है। ऑपरेशन, क्या इसके संचालन के बारे में प्रश्न है। एंड इट्स परसिस्टिंग लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, परसिस्टिंग का मतलब आप लिख सकते हैं कंटिन्यूअस, लिख सकते हैं यहां पे कंटिन्यूअस, ठीक है। और यहां पे प्रश्न ये भी है कि इसकी लगातार एक जो कमी बनी हुई है ट्रांसपेरेंसी की, इसमें पारदर्शिता की जो कमी है, उस बारे में भी प्रश्न है। बात समझ में आ गई, एक बार रिपीट कर देता हूं, यहां तक की बात तो आपको अच्छे समझ में आई गई होगी। यहां तक तो ये कहना चाहता है कि कुछ ना कुछ तो है पीएम केयर्स फंड के बारे में, कि यहां पे जांच पड़ताल की डिमांड उठने लग गई है। आगे कहा कि यद्यपि, अब यद्यपि से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि वाइल से जब स्टार्ट करते हो आप कोई एक क्लोज, तो मान के चलिए कि दूसरा क्लोज इसके बिल्कुल विपरीत कहानी आपको बताएगा। कि यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है उस याचिका को जिस याचिका में डिमांड की गई थी कि इस फंड, मतलब फंड्स डाइवर्जन की डिमांड की थी। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, डाइवर्ट का मतलब जैसे रोड पर लगा होता है कि डाइवर्ट है रूट, इसका मतलब उस रोड पे सीधा ना जाके आपको थोड़ा सा मुड़ना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा दिशा को। तो ठीक ऐसा ही है। तो यहाँ पे एक याचिका आई, एक किसी व्यक्ति ने याचिका लगा दी कि भाई आप जो इस फंड में पैसा है उसको एनडीआरएफ में डाल दो, इस अकाउंट से हटा के उस अकाउंट में डाल दो। तो इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मना कर दिया उन याचिकाकर्ताओं की डिमांड को जिस डिमांड में यह कहा गया था कि पीएम केयर्स फंड को ऑडिट करवाइए कैग के द्वारा, इसको भी इनकार कर दिया। फिर भी प्रश्न यहां पे बने हुए हैं, ठीक है, यद्यपि मना तो कर दिया, फिर भी क्योंकि दो अलग अलग उपवाक्य हैं, प्रश्न बने हुए हैं। क्वेश्चंस जो कि प्लूरल है, इस कारण से नाम देख सकते हैं कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। प्रश्न बने हुए हैं इसकी आवश्यकता को लेकर, इसके संचालन को लेकर, और इसके लगातार बनी हुई पारदर्शिता की कमी को लेकर।
ठीक है, पारदर्शिता का अभाव इसमें है, तो इनको लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया हो कि हम ऐसा नहीं करवाएंगे। आगे बात करते हैं। अ 3 जज बेंच, तो 3 जज की एक बेंच है। बेंच समझते हो, पीठ को बोलते हैं, तो यहां बेंच का मतलब ग्रुप ऑफ जजेस है। तो 3 जज की बेंच है, उसने अजर्ट किया, अजर्ट का मतलब क्लेम करना, दावा करना, दृढ़ता से किसी बात को कहना। तो 3 जज की बेंच ने दृढ़ता से एक बात की है ना, एक दृढ़ता से एक दावा किया दैट नो एक्सेप्शन कुड बी टेकन, कि कोई भी अपवाद इस रूप में नहीं लिया जा सकता टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहां पे निर्माण है। निर्माण किस चीज का है? ऑफ यट अनदर। याद रखिएगा, इस फ्रेज का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई काम एक बार के बाद दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ, तो अगेन एंड वंस अगेन, इसके लिए यट अनदर यूज करते हैं। ठीक है, तो एक 3 जज की बेंच ने यहां पे दावा किया कि कोई भी अपवाद यहां पे नहीं लिया जा सकता। यट अनदर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, कि एक और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने का, और वो भी उस समय जब रेजिंग कोविड-19 पेंडेमिक है। रेजिंग का मतलब क्या है? रेजिंग से मतलब है सीवियर, एक्सट्रीम, ह्यूज, एक्सेसिव, एक्यूट। रेजिंग से मतलब है बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो उठता हुआ, ये वर्ड हमने कल या परसों में ही डिस्कस किया था। इसका मतलब होता है सीवियर, एक्सट्रीम, ह्यूज, एक्सेसिव, एक्यूट, जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो वो वैश्विक महामारी जो प्रचंड हो रही है, प्रचंड रूप ले रही है, उसके लिए रेजिंग शब्द का प्रयोग। और रेजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो नाउन है। तो रिपीट कर देता हूं, तो यहां पे 3 जज की एक बेंच थी, उसने यहां पे दृढ़ता से क्लेम किया है, दावा किया है कि कोई भी ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं, या फिर नो एक्सेप्शन कुड बी टेकन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कोई भी यहां पे अपवाद स्वरूप नहीं लिया जा सकता कि एक और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया जाए, वो भी किस समय? कोविड-19 पेंडेमिक, जो कि एक प्रचंड होती हुई एक वैश्विक महामारी है, उस समय में एक कोई और चैरिटेबल ट्रस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को लिया जाए, है ना, उस चीज की बात ये कर रहा है। एक्सेप्शन का मतलब समझते हो, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद होता है। इसके साथ साथ 2 वर्ड और भी आप याद रखिएगा, एक एक्सेप्ट जो होता है वो स्वीकार करना होता है, एक EXPECT होता है, ये आशा करना होता है, एक EXCEPT होता है, ये के सिवाय के अलावा। तो ये एक्सेप्ट से एक्सेप्शन बना हुआ है। ठीक है, तो 3 जज की बेंच ने यहां अजर्ट किया, दृढ़ता से कहा दैट नो एक्सेप्शन कुड बी टेकन, कि कोई भी, एक्सेप्शन का मतलब ये क्या है कि रूल के अनुसार कुछ काम होता है। अगर आपने एक्सेप्शन लिया है तो रूल से हटकर कुछ कर दिया, तो 3 जज की बेंच ने कहा कि ऐसा कोई अपवाद के रूप में आप कोई चीज ले ही नहीं सकते, मतलब लीक से हटकर कुछ काम कर ही नहीं सकते। कि अगर आप अब बात करते हो कि इस वैश्विक महामारी के समय, जब ये वैश्विक महामारी प्रचंड होती जा रही है, इसका मतलब एक इंटेंसिटी बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है, उस समय आप एक और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की मांग करो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बट द नीड फॉर अ फ्रेश ट्रस्ट, लेकिन जो आवश्यकता है, नीड के साथ में फॉर लगेगा, ये बात आप भले ही इस हेडलाइन में देख सकते हो, नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, और यहां पर भी देख सकते हो नीड फॉर अ फ्रेश ट्रस्ट। लेकिन जो आवश्यकता है एक नए ट्रस्ट की, फ्रेश का मतलब यहां पे न्यू है, नए ट्रस्ट की, व्हेन, जब देयर इज द पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड विद अ सब्सटेंशियल कोपस इन प्लेस इज नॉट क्लियर। लेकिन जो आवश्यकता है नए फंड बनाने की, और वो भी कब? जब जो ये PMNRF, ये इसके पास सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल, है ना, नीचे दे रखा देखो, सब्सटेंशियल का कंसिडरेबल, बिग, सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा। कोपस का मतलब यहां पे पढ़िएगा प्रिंसिपल और कैपिटल सम, धनराशि। ठीक है, तो कोपस का धनराशि, तो यहां पे इन प्लेस का मतलब है एग्जिस्टेंस में है। इज नॉट क्लियर का मतलब यह है स्पष्ट नहीं है। क्या चीज स्पष्ट नहीं है? ये कह रहा है कि बट द नीड, ये नीड जो है, आवश्यकता यहां पे जो उत्पन्न हुई है एक नए ट्रस्ट की, और वो भी कब? उस समय जब PMNRF के पास बहुत अधिक मात्रा में धनराशि रखी हुई है, और ये जो फंड काम, ये जो एक काम कर रहा है, इसके बावजूद आप एक ट्रस्ट बनाने की बात करते हो, तो ये बात स्पष्ट नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि क्यों ऐसी डिमांड उठ रही है, इसके होने के बावजूद भी ट्रस्ट की डिमांड क्यों उठ रही है, ये कहना चाहता है। बात समझ में आ गई? आगे देखिएगा, सिंस द PM केयर्स फंड, तो कह रहा है सिंस द PM केयर फंड एग्जिस्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ बजटरी सपोर्ट और गवर्नमेंट मनी, चूंकि जो PM केयर्स फंड है, एग्जिस्टेड का मतलब क्या है? अस्तित्व में था। इंडिपेंडेंट का मतलब बिल्कुल स्वतंत्र। किससे स्वतंत्र? बजटरी सपोर्ट, मतलब इसको कोई बजटीय सपोर्ट प्राप्त नहीं था कि बजट में इसके लिए भी कोई प्रावधान हो, और गवर्नमेंट मनी या सरकारी पैसा, सरकारी पैसे का सपोर्ट भी इसको नहीं था। द कोर्ट रीजनिंग, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका तर्क वॉज दैट, वो ये था कि देयर वॉज नो ओकेजन फॉर ए कैग ओगेट,
कि फिर तो कैग ऑडिट की बात ही नहीं उठती। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रहा है किसने मना क्यों किया, कैग ऑडिट के जो डिमांड उठी थी पिटिशनर्स के द्वारा उस चीज़ को मना कैसे कर दिया। तो यहाँ पे कह रहा है चूंकि पीएम केयर्स फंड जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र निकाय था, है ना, पहले की बात कर रहा है कि भाई कैग ऑडिट उस समय जब लोग कह रहे हैं कि धांधली हुई है, ये वो मतलब जो बातें प्रश्न चिन्ह लगाया गया है उसको लेकर यहाँ स्पष्टीकरण है। तो कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पीएम केयर्स फंड जो है वो बजटरी सपोर्ट या गवर्नमेंट मनी से बिल्कुल अलग, ना तो गवर्नमेंट का पैसा इसमें, ना बजट, ये कोई बजट का कोई सपोर्ट यहाँ पे है। तो उसके चलते कोर्ट का तर्क ये था कि फिर ऐसा नहीं है, अगर गवर्नमेंट का पैसा इसमें नहीं लगा है या बजटरी कोई सपोर्ट नहीं है तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता या फिर कोई यहाँ पे कारण ही नजर नहीं आता। ओकेजन का तो अवसर है कि कैग ऑडिट आप करवाएं या इसकी जांच पड़ताल करवाएं। हाउएवर, हालांकि द कंसर्न इज नॉट अबाउट, कंसर्न मतलब चिंता, इज नॉट अबाउट, चिंता इस बात की नहीं है द लीगल बेसिस और द एब्सेंस ऑफ ए कैग ऑडिट, कि कोई लीगल आधार इसका है कि नहीं है, या फिर कैग ऑडिट क्यों नहीं करवाई है इसका प्रश्न नहीं है, और वेदर इट इज सुपरफ्लुअस, या फिर ये आवश्यकता से ज़्यादा है। सुपरफ्लुअस क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, तो ये सुपरफ्लुअस इसकी आवश्यकता नहीं है, या फिर वास्तव में ये जरूरी है, एसेंशियल का मतलब महत्वपूर्ण। तो ये लेखक कह रहा है हालांकि यहाँ चिंता इस बारे में नहीं है कि इसका लीगल आधार है कि नहीं, या फिर कैग ऑडिट की अनुपस्थिति रही, या फिर ये सुपरफ्लुअस है, इसकी आवश्यकता मतलब आवश्यकता ज़्यादा है, ज़रूरत नहीं थी इसकी, या फिर वास्तव में महत्वपूर्ण है, प्रश्न ये नहीं है। रेजिंग का मतलब पढ़ लिया, कॉपस का मतलब पढ़ लिया, सब्सटेंशियल का मतलब पढ़ लिया, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया आर्टिकल है। आगे देखेंगे, एज रेस्पॉन्सेज टू आरटीआई क्वेरीज ऑन द फंड रिवील, एज रेस्पॉन्सेज टू, रेस्पॉन्स के साथ में टू लगता है कि प्रत्युत्तर किसका, किस प्रश्न के उत्तर की बात है, प्रश्न का आंसर अगर नाउन के रूप में हो, चाहे वो आंसर हो चाहे वो रेस्पॉन्स हो, टू ही लगता है। एज रेस्पॉन्सेज टू आरटीआई क्वेरीज, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, तो आरटीआई में कुछ पूछा गया, क्वेरीज का मतलब प्रश्न होते हैं, है ना। तो एज रेस्पॉन्सेज टू आरटीआई क्वेरीज ऑन द फंड रिवील, ये फंड हो गया वही पीएम केयर्स फंड, रिवील का मतलब क्या हो गया, उजागर करना, डिस्क्लोज करना, इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज करना। डाइवल्ज भी हो सकता है, एक नया वर्ड बता देता हूँ, डाइवल्ज, DIVULGE, ये भी हो सकता है। तो कह रहा है कि जैसे कि यहाँ पे जो भी फंड से संबंधित प्रश्न आरटीआई में पूछे गए थे, उन प्रश्नों के उत्तर के द्वारा जो चीज रिवील होती है, द गवर्नमेंट इज नॉट फोर्थकमिंग, उसमें यह समझ में आता है कि सरकार जो है इज नॉट फोर्थकमिंग। फोर्थकमिंग का मतलब है फ्रैंक, कैंडिड, ओपन, एक्सप्रेसिव, मतलब साफ साफ गवर्नमेंट नहीं बताती है, स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट यहां पे प्रश्नों का आंसर नहीं देती है, ऑन इट्स ट्रांसपेरेंसी, इसकी पारदर्शिता पर, और अकाउंटेबिलिटी, इसकी जवाबदेही पर, रेस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो आरटीआई में जो प्रश्न पूछे गए और उन प्रश्नों के जो आंसर दिए गए, उन आंसर से यहां समझ में ये आता है कि गवर्नमेंट पूरे स्पष्ट रूप से इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है, इसके पारदर्शिता और इसके जवाबदेही पर। ठीक है, क्वेरीज ऑन द ट्रस्ट डीड, डीड का मतलब कार्य, एक्शन। तो जो क्वेरीज हैं, प्रश्न हैं इस ट्रस्ट के कार्यों को लेकर, फॉर द फंड, ठीक है, ट्रस्ट के कार्यों फॉर द फंड, फंड के लिए, एंड इट्स सर्टेन एंड क्रिएशन एंड ऑपरेशन, और इसका जो निर्माण हुआ, क्रिएट किया गया इसको, और उसका संचालन जो हो रहा है, हैव बीन समरीली डिसमिस्ड बाय आर्ग्यूइंग। हैव बीन का मतलब, अब ये हैव बीन आ रहा है क्वेरीज को देखकर, तो इन प्रश्नों को समरीली मतलब संक्षिप्त रूप से, डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। कैसे, बाय आर्ग्यूइंग, बाय प्रपोजिशन है तो ING आ रहा है, आर्ग्यू करके, ठीक है, तर्क देकर, दैट की द फंड वॉज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, कि ये जो फंड है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, लोगों का अधिकार नहीं है इस पर, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। इवन दो, यद्यपि, द PM इज इट्स एक्स ऑफिशियो, यद्यपि जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, है ना, अधिकारी यही है। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि जो इनका पद है उस कारण से इसके सर्वे सर्वा यही हैं। चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ये हैं, एंड दे 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स, और 3 केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इसके ट्रस्टीज हैं। बात समझना। तो यहां देखो क्वेरीज दिया, क्वेरीज को देखकर लगाया हैव बीन। अगर आप सीधा सीधा जोड़ते हैं, बीच की अगर बात को हटा देते हैं यहां से यहां, तो समझ में आएगा क्वेरीज को संक्षिप्त रूप से या खारिज कर दिया गया है, ये आर्ग्यूमेंट देके। बीच में क्या है, क्वेरीज किस मुद्दे को लेकर है वो है, तो प्रश्न इस मुद्दे को लेकर है कि ट्रस्ट क्या काम करता है, ट्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ, ट्रस्ट का ऑपरेशन कैसे, संचालन कैसे होता है। तो इन प्रश्नों को सिरे से खारिज कर दिया गया संक्षिप्त रूप से ये आर्ग्यूमेंट देकर कि ये जो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है ये फंड,
पब्लिक का इस पर अधिकार नहीं है। यद्यपि यहाँ पे एक बात लेखक कह रहा है, यद्यपि जो पीएम हैं वो इसके पदेन चेयरमैन होते हैं और 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो इसके ट्रस्टीज होते हैं, और चूंकि वो जनता के द्वारा चुने गए सेवक हैं तो उनको जवाबदेही बनती है, लोकतंत्र है ये। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, और जो ये कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय है, औद्योगिक बिजनेस मामलों का जो मंत्रालय है, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय है, हैड ऑल्सो ट्रीटेड इट, उस मंत्रालय ने भी इसको ट्रीट किया एज ए फंड, एक ऐसे फंड के रूप में सेटअप बाय द सेंटर की, ये केंद्र सरकार के द्वारा ही सेटअप किया गया है, स्थापित किया गया है। तो फिर ये पब्लिक अथॉरिटी कैसे नहीं है ना? हर चीज सरकार से संबंधित जो भी है वो पब्लिक अथॉरिटी में आती है। तो यहां पे कह रहा है, और जो कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे इसने जो ट्रीट किया है इस फंड को, वो किस रूप में किया है? इसको ट्रीट किया है कि ये केंद्र सरकार के द्वारा ही सेटअप किया गया है, इसका जो स्थापना है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही की गई है, उसके द्वारा संचालित होती है। तो फिर ये पब्लिक अथॉरिटी कैसे नहीं है? ट्रीट के साथ में एज लगता है, ध्यान रखेंगे, ट्रीट के साथ, व्यू के साथ, नो के साथ, डिफाइन के साथ, बताया था मैंने आपको, इन सब में एज का प्रयोग करते हैं, ट्रीट के साथ एज लगेगा। सेटअप यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ठीक है, सेटअप की तीनों फॉर्म सेम ही होती है, थर्ड फॉर्म है यहां पे। आगे बात करेंगे, सिंस द ट्रस्ट वाज क्रिएटेड, तो लैक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज हैव डोनेटेड देयर सैलरी टू इट। जब से द ट्रस्ट वाज क्रिएटेड पैसिव वॉइस हो गया, जब से ट्रस्ट को बनाया गया, लैक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज, तो लाखों, पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर का मतलब जो भी जॉब वाले कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो कर्मचारी, उन्होंने डोनेट किया है, दान दिया है, अ डेज सैलरी टू इट, एक दिन की सैलरी इसमें दी है। जब कोविड-19 पैंडेमिक आई तो सरकार ने गुहार लगाई लोगों से कि भाई आप जो भी पैसा दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, वो इसमें दो। वो पीएम केयर्स फंड बनाया और उसी के प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है कि वो पैसा कहाँ गया, कैसे यूज किया, हमें बताओ, ये प्रश्न यहाँ पे बन रहा है। तो कह रहा है चूंकि जब से ये ट्रस्ट बनाया गया था तो लाखों सरकारी और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज ने अपने एक दिन की सैलरी इसमें डोनेट की, विद सम ऑफ देम क्लेमिंग दैट, और उनमें से जो लाखों लोग हैं उनमें से कुछ लोग दावा कर रहे हैं क्या, दिस डिडक्शन, कि ये जो कटौती हुई है, सरकारी कर्मचारी को तो देने की जरूरत नहीं पड़ी, वो पैसा इन्होंने काट लिया खुद से ही सैलरी में से, क्योंकि सैलरी इनको देनी थी, कि जो कटौती हुई है वो की गई थी विदाउट देयर एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट, उनकी स्पष्ट स्वीकृति के बगैर। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? क्लियर है, ऑब्वियस है, प्लेन है, क्लियर कट है, ठीक है। कॉन्सेंट का मतलब होता है स्वीकृति। तो यहाँ पे जो लाखों लोगों ने यहाँ पे अपना एक दिन की सैलरी दान दी थी इस फंड के अंदर, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो दावा कर रहे हैं कि ये जो कटौती की गई थी ये उनके बगैर स्पष्ट अनुमति के, उनकी स्पष्ट अनुमति इसमें नहीं थी, स्वीकृति नहीं थी, उसके बावजूद कटौती की गई। मैनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, अनेकों जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली इकाइयां हैं, एंड कॉरपोरेट एंटिटीज, और जो बिजनेस एंटिटीज हैं, निकाय हैं, संगठन हैं, टू मतलब ये भी, ये तब लगता है जिसकी विशेषता बतानी होती है, जिसको एम्फेसाइज करना होता है, उससे ठीक बाद में लगा देते हैं। तो अनेकों सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट्स और कॉरपोरेट एंटिटीज टू हैव मेड डोनेशंस, इन्होंने भी दान दिया है, बिकॉज ऑफ अ प्रोविजो, किसके कारण? एक प्रोविजो के कारण। प्रोविजो क्या होता है? प्रोविजो का मतलब कंडीशन, स्टिपुलेशन, प्रोविजन, शर्त, ठीक है। तो उन्होंने यहां दान किया, कारण क्या था? क्योंकि इसमें एक प्रावधान था। क्या प्रावधान था? कि इसमें अगर पैसा दोगे तो वो अनकैप्ड, अनकैप्ड का मतलब जिस पे लिमिट नहीं है, जिस पे ऊपरी सीमा तय नहीं है, ठीक है। कुल मिला के सिंपल सी बात तो ये है कि टैक्स की छूट मिल रही थी, पैसा दे दो इसमें टैक्स की छूट मिलेगी आपको, और सब चाहते हैं ऐसा ब्लैक मनी को व्हाइट बनाना। वैसे कुछ कहानी इसमें है कि अनेकों पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स और कॉर्पोरेट एंटिटीज ने भी पैसा दिया, क्योंकि यहाँ पे एक प्रावधान था अलाउइंग। प्रावधान कौन सा था? वो प्रावधान, वो नियम, वो शर्त अलाउ कर रही थी अनकैप्ड कॉर्पोरेट डोनेशंस को, ठीक है। कॉर्पोरेट डोनेशन जो होता है उसको अनकैप्ड का मतलब है जो टैक्स के दायरे में नहीं आता है, ऐसा पैसा, ऐसा डोनेशन दैट वुड क्वालिफाई, जो डोनेशन जो है वो किस रूप में क्वालिफाई किया जाएगा, माना जाएगा? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर, कि ये एक आपके सामाजिक दायित्व तो बनता है, इसके तहत आपने खर्चा किया है, इस रूप में इसको लिया जाएगा, इसलिए उन्होंने दान किया। बात समझ में आई? तो बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं या फिर कॉर्पोरेट बिजनेस जो इकाइयां हैं, उन्होंने पैसा इसमें इसलिए दिया क्योंकि उसको उनको टैक्स में छूट मिल रही थी। आगे देखिए, अर्लियर, इससे पहले, अ गवर्नमेंट पैनल हैड राइटली सजेस्टेड,
इससे पहले ये अर्लियर जो है टाइम के लिए आता है, एक गवर्नमेंट पैनल ने बिल्कुल सही तरीके से सुझाव दिया था, सजेस्टेड सुझाव दिया, वर्ब है, राइटली एडवर्ब है क्योंकि सजेस्ट की विशेषता बता रहा है। तो एक गवर्नमेंट पैनल ने बहुत ठीक तरीके से सुझाव दिया था दैट द डबल बेनिफिट ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन, कि जो दोहरा लाभ है टैक्स की छूट का, है ना, अभी बात की थी टैक्स छूट वाली, वहां थोड़ा सा हिडन मीनिंग था, यहाँ स्पष्ट दे दिया इसने। तो टैक्स की छूट का जो दोहरा लाभ है वो क्या होगा, वुड बी अ रिग्रेसिव इंसेंटिव। वो इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन तो है, लेकिन रिग्रेसिव, रिग्रेसिव मतलब पतनकारी, पीछे ले जाने वाला। तो ये सही नहीं है, ये कोई प्रगति वाला कदम नहीं है, ये पीछे धकेलने वाला कदम है। रिग्रेसिव के सिनोनिम देख सकते हैं, रेट्रोग्रेड, डाउनहिल, रेट्रोग्रेसिव, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। रिपीट कर देता हूं, तो इससे पहले गवर्नमेंट पैनल ने बहुत सही तरीके से सुझाव दिया था कि जो डबल बेनिफिट है टैक्स एग्जेम्पशन का, जो टैक्स छूट का दोहरा लाभ मिल रहा है लोगों को, वो यहाँ पे एक रिग्रेसिव इंसेंटिव है। वो मतलब एक पतनकारी कदम है आपका। 10 फार अब तक, इसको 100 फार भी कर सकते हो। द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डोनेशंस, अब तक जो स्पष्ट एक राशि है डोनेशंस की, कि कितनी धनराशि खर्च की गई है, कितनी धनराशि मतलब दान में आई है ना। एंड अ क्लियर ब्रेकअप ऑफ द एक्सपेंडिचर, ब्रेकअप का मतलब तोड़ तोड़ कर बताना, और बिल्कुल खर्चा जो है आपने कैसे कैसे किया है, कहाँ, मतलब जो पैसा आपके पास 100 रुपये आ गया, उन 100 रुपये को आपने कैसे कैसे खर्च किया है, उसका जो ब्यौरा है। फ्रॉम द फंड, जो खर्चा फंड से किया गया है, उन चीज़ों का यहाँ पे एक तो डोनेशंस, एक तो एग्जैक्ट अमाउंट हो गया, एक ये क्लियर ब्रेकअप हो गया, मतलब कितना आया और कितना गया। ये दोनों चीज़ें जो हैं हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड, इसका लेखा जोखा प्रोवाइड नहीं कराया गया है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, केवल एक चीज़ बताई है, इस चीज़ के अलावा। एक अनाउंसमेंट हुआ था मई के अंदर कि 1300 करोड़ रुपए जो है वो स्वीकार किए गए हैं, स्वीकृत किए गए हैं, ग्रांट किए गए हैं। सैंक्शन का मतलब स्वीकृति देना। फ्रॉम इट, इस फंड से, किसके लिए, टू बी स्पेंट, खर्च करने के लिए। किसके लिए खर्च किया, वेंटिलेटर्स के लिए, माइग्रेंट वर्कर जो भी मजदूर वगैरह थे उनको घर पहुंचाना था उसके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, एंड वैक्सीन डेवलपमेंट, और वैक्सीन डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अब तक सरकार के द्वारा ये लेखा जोखा नहीं बताया गया है कि कितना तो पैसा आपके पास आया और आपने कहाँ कहाँ पे खर्च किया। लोग जानने का अधिकार रखते हैं, पब्लिक वांट्स टू नो, ठीक है। तो यहाँ पे जनता जानना चाहती है कि क्या हिसाब किताब रहा, वो नहीं बताया। केवल एक ही बात बताई मई के महीने में कि 1300 करोड़ रुपए को सैंक्शन किया गया है, जो खर्च किया जाना है, टू बी स्पेंड पैसिव वॉइस हो गया, खर्च किया जाना है वेंटिलेटर्स पर, माइग्रेंट वर्कर वेलफेयर पर और वैक्सीन डेवलपमेंट पर। आगे देखिए, स्टेट्स हैव लेड द रेस्पॉन्सेज टू कोविड-19। स्टेट्स, राज्य, हैव लेड, उन्होंने, लीड किया कह सकते हो, रेस्पॉन्सेज प्रत्युत्तर, टू कोविड-19 मतलब कोविड-19 के प्रति रेस्पॉन्स, मतलब कैसे आप प्रतिक्रिया कर रहे हो, कैसे उसके खिलाफ आप अपना मतलब कदम उठा रहे हो। कोविड-19 पेंडेमिक आई, कैसे राज्यों ने अपना प्रतिक्रिया दी उसकी बात कर रहा है। एंड देयर रिसोर्सेज, उनके संसाधन, हैव इंक्रीजिंगली बीन स्ट्रेच्ड, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किए गए, मतलब फैलाए गए। बाई द कंटिन्यूइंग राइज इन इन्फेक्शंस, किस कारण से, अब यहाँ पे स्ट्रेच का मतलब यूँ भी क्या, संसाधन आपके पास जैसे मान लीजिए 2 ही है, आपको यूज़ करने हैं 20, तो कैसे यूज़ करोगे, अब उसको स्ट्रेच करोगे। स्ट्रेच करने से क्या है कि आपका जो एक मूल रूप विकृत हो जाएगा, और इस कारण से जो आपको 2 संसाधन आपके पास थे और 20 आपको लगाने हैं, तो फिर आप उन्हीं 2 में से ही कुछ जुगाड़ करोगे, उसको स्ट्रेच कहा गया है। तो कह रहा है कि स्टेट्स हैव लेड द रेस्पॉन्सेज टू कोविड-19, तो कोविड-19 के प्रति स्टेट्स ने यहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया दी या फिर उन्होंने रिएक्ट किया, और उनके जो रिसोर्सेज थे राज्यों के, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेच किए गए हैं। बाई द कंटिन्यूइंग राइज, किस कारण से, क्योंकि इन्फेक्शन और डेथ लगातार यहाँ पे बढ़ती रही। कंटिन्यूइंग मतलब लगातार बढ़ना, राइज बढ़ना, तो लगातार संक्रमण बढ़ता गया, लगातार यहाँ पे मरने वालों की संख्या बढ़ती गई। इस कारण से स्टेट के संसाधन जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होते गए, और यहाँ पे स्टेट्स ने यहाँ पे जो कोविड-19 के प्रति जो रेस्पॉन्ड किया है, विच है, अभी विच किसके लिए है, इन डेथ्स और इन्फेक्शन के लिए है, ये यहाँ पे क्रॉस कर गए हैं 2.8 मिलियन और 54,000 के मार्क को। 2.8 मिलियन तो इन्फेक्शंस हैं, तो संक्रमित लोग कितने हैं, 28 लाख, और 54,000 लोग कितने, कौन है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमश है, जो पहले आ गया उसका संबंध पहले से है, और जो बाद में आया उसका संबंध बाद वाले से है, ये कहना चाहता है। एट द वेरी लीस्ट, कम से कम, एट द वेरी लीस्ट, कम से कम, आरटीआई रिक्वेस्ट, आरटीआई रिक्वेस्ट का मतलब जो आरटीआई के द्वारा पूछा गया है, आरटीआई से ही तो पब्लिक जानती है सरकार से कि सब चल क्या रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन,
ठीक है, सूचना पाने का अधिकार। तो आरटीआई जो रिक्वेस्ट है, दैट सीक का मतलब चाहना, तलाशना, मांगना, प्रयास करना, उन रिक्वेस्ट में चाहा गया है टू अंडरस्टैंड, समझना कि हाउ फंड्स आर बीइंग रिसीव्ड, कि कैसे तो फंड रिसीव कर रहे हो, कैसे फंड्स रिसीव किए जा रहे हैं। बीइंग रिसीव्ड पैसिव वॉइस हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म है। एंड हाउ दे आर बीइंग डिसबर्स्ड, डिसबर्स का मतलब पैसा वितरित करना, बांटना, आवंटित करना। पे आउट, ले आउट, स्पेंड, एक्सपेंड, डोल आउट। डोल आउट बहुत ही अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। तो आरटीआई रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट दैट यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, वो रिक्वेस्ट जो यहाँ पे चाह रही है या मांग रही, डिमांड कर रही हैं किस चीज़ की, समझने की, कि कैसे तो फंड यहाँ पे उन रिक्वेस्ट में, उन जो एप्लीकेशंस दिए ना लोगों ने कि बताओ हमारे को कि फंड कैसे रिसीव कर रहे हो और कैसे उनको आप डिसबर्स कर रहे हो अब तक, शुड बी सीन एज लेजिटिमेट। तो इन रिक्वेस्ट को, ये जो रिक्वेस्ट है, इनको बिल्कुल किस रूप में देखा जाना चाहिए, शुड बी सीन देखा जाना चाहिए एज लेजिटिमेट। मतलब लीगल है, वैलिड है, ये उनकी जो निवेदन है ना, जो ये चाह रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, बिल्कुल वैलिड है, ये उनको आंसर मिलना चाहिए। ऑल्सो इसके साथ साथ मोर नीड्स टू बी डन, और भी ज्यादा, मोर का मतलब और भी ज्यादा, नीड्स टू बी डन करने की आवश्यकता है। नीड्स टू बी डन पैसिव वॉइस हो गया। बाय द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, टू पब्लिसाइज डोनेशंस, मतलब डोनेशंस को पब्लिसाइज करो, बताओ, आप डिस्प्ले करो वेबसाइट पर कोई अपने कि भी कितना डोनेशंस को बताओ कितना डोनेशन आया। टू द मोर अकाउंटेबल एनडीआरएफ, और ये डोनेशंस जो है ना वो किस में डाल दो आप, एनडीआरएफ में डाल दो। बताया था एनडीआरएफ नाम आया था, है ना, एनडीआरएफ में डाल दो। मोर अकाउंटेबल का मतलब जो अधिक जवाबदेह है, ठीक है, ये जवाबदेही तय करता है, यहाँ पे जवाब मिल जाते हैं लोगों को ट्रस्ट है इस पर। विच अलाउज फॉर अ ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू स्टेट्स, और ये एनडीआरएफ क्या करता है, एनडीआरएफ के लिए विच है, ये अलाउ करता है कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ये राज्यों को पैसा भी वितरित कर देता है, जो पैसा इसके पास आता है ये राज्यों में वितरित कर देता है। तो लोगों को विश्वास इस पर है, तो यहाँ पे और भी अधिक करने की जरूरत है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो डोनेशंस जो हैं उनको एनडीआरएफ में डाल दें, और ये एनडीआरएफ क्या करता है, ये इन फंड को ट्रांसफर कर देता है, स्टेट्स को दे देता है। तो ये आपका आर्टिकल था। बात करते हैं रिवीजन की। प्रोविजो का मतलब बताया था कंडीशन होती है, ठीक है, प्रावधान होता है। प्रोविजन का शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हो। डिसबर्स का मतलब क्या होता है, डोल आउट, अभी लास्ट में ही हमने देखा, ठीक है। फिर एक्सप्लिसिट का मतलब बिल्कुल क्लियर है, ऑब्वियस है, स्पष्ट है, तो डी हो जाएगा। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, रेट्रोग्रेड, पतनकारी। रिग्रेसिव का मतलब पतनकारी, जो पीछे हटने वाला हो। और फिर स्क्रूटिनी है, इसका मतलब जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन है, जांच पड़ताल को बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। प्रोविजो का मतलब ऑब्वियस है, सॉरी कंडीशन है। डिसबर्स का मतलब डोल आउट है। एक्सप्लिसिट से मतलब ऑब्वियस है। रिग्रेसिव का रेट्रोग्रेड है। स्क्रूटिनी का इन्वेस्टिगेशन है। बात करेंगे ट्रांसलेशन की, तो पहला एक सेंटेंस आपके सामने है, उसकी प्रस्तुति शानदार थी, तो पर थी मतलब वॉज वर्ड लगाना है, तो हिज परफॉर्मेंस वॉज फैब, फैबुलस का शॉर्ट फॉर्म है, आजकल फैब भी यूज करते हैं, तो हिज परफॉर्मेंस वॉज फैब। वह वित्तीय समस्याओं को लेकर उदास है, तो ही इज इन द डम्प्स। तो इन द डम्प्स का मतलब होता है दुखी होना, उदास होना, सैड होना। तो ही इज इन द डम्प्स किस बात को लेकर, तो जिस बात को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर उसके लिए ओवर लगता है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वित्तीय समस्याओं को लेकर। इसके बाद वह एक शानदार भोजनालय में गए, वे कर दीजिएगा, तो दे वेंट टू अ पोश, इसको पोश करना, POSH, पोश इटरी। इटरी का मतलब भोजनालय होता है, लिख लीजिएगा नया वर्ड। पोश का मतलब शानदार, तो दे वेंट टू ए पोश इटरी। फिर आपके सामने है प्रेपोजिशंस, तो आई एम ग्रेटफुल टू योर हेल्प, ग्रेटफुल के साथ टू लगेगा। एहसानमंद होना, आभारी होना, कृतज्ञ होना। ही गैस्ड एट एन आंसर, गैस के साथ एट लगता है, उसने अनुमान लगाया एक आंसर का। आंसर किसका था, क्वेश्चन का, मैंने बताया था। रेस्पॉन्स हो या आंसर हो, नाउन के रूप में हो, टू लगता है, ठीक है। यहाँ पे रेस्पॉन्स होता तो भी टू लगता। आंसर अगर वर्ब के रूप में आएगा तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। ही इज़ वेरी गुड एट इंग्लिश, गुड के साथ, बैड के साथ एट लगता है। वीक होता तो इन लगता, याद रखिएगा। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ बैड एट इंग्लिश, ही इज़ वीक इन इंग्लिश, इस प्रकार से बनता है। तो ये था आज का एडिटोरियल। कल शाम 5 बजे मुलाकात होगी। जो बच्चे लाइव हैं वो समझ लें एक चीज़, आशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ बहुत सारे नए वीडियोस वहीं पर अपलोड होंगे यूट्यूब पर। ये जो रेगुलर चल रहा है वो चलता रहेगा। बाकी जो भी एक्स्ट्रा वीडियोस होंगे वो सब एप्लीकेशन पर ही अपलोड होंगे, जो एक फ्री फीचर रहेगा सभी के लिए, वो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें, जुड़ जाएं। और जो भी बच्चे लाइव हैं वो लाइक कर दें सेशन को और शेयर कर दें। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।